हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटोफेगी। इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नीट पीजी तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज ऑटोफेगी। ऑटोफेगी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वन इज ऑटो, सेकेंड इज फेगी। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ, और फेगी मीन्स होता है ईटिंग। यानी ऑटोफेगी क्या हुआ, सेल्फ ईटिंग। अब इस सेल्फ ईटिंग का हमारी बॉडी से या बॉडी की सेल से क्या लेना देना है वो समझिए आप। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्टीमेटली किससे मिलकर बना हुआ होता है, सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो मान लीजिए कि हमारी बॉडी की कोई सेल है। अब सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो व्हाट बेसिकली हैपन्स कि सेल कभी कभी क्या करती है, अपने अंदर के साइटोप्लाज्म के कुछ पार्ट को ईट करना स्टार्ट कर देती है। यानी सेल अपने अंदर के साइटोप्लाज्म के ही पार्ट को क्या कर देती है, ईट करना स्टार्ट कर देती है। यानी अपने ही कंटेंट को क्या करने लगती है, खाने लगती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफेगी। तो सेल किस कंटेंट को खाती है, साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको साइटोसेल बोलते हैं, जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी चीजें टूटती हैं। तो सेल किस चीज को खाती है, अपने किस कंटेंट को सेल ईट करती है, तो उसके बारे में बताते हैं कि सेल उस कंटेंट को ईट करती है जो या तो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो या फिर हार्मफुल है हमारी सेल के लिए, या जो अनवांटेड है, एक्स्ट्रा है, अनवांटेड है, या फिर वो पार्ट हमारी सेल का या सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जिसके अंदर कोई इंजरी हुई है या फिर कोई इंफेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पार्ट को क्या करती है, सेल खा लेती है, खुद से ही खा लेती है, और इसी को हम ऑटोफेगी बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, ऑटोफेगी क्या है, ऑटोफेगी ये है कि सेल कभी कभी क्या करती है, अपने अंदर के कंटेंट को ही खाना स्टार्ट कर देती है। किसी भी कंटेंट को खाती है नहीं, उस कंटेंट को खाती है जो या तो वेस्ट है, जो या तो हमारी सेल के लिए हार्मफुल है, जो तो अनवांटेड है यानी एक्सेस में है, या फिर जिसके अंदर इंजरी या फिर इंफेक्शन हुआ है। तो क्या आप यहां से ये रिलेट कर पा रहे हैं कि ये एक तरह का क्लीनिंग प्रोसेस है। ऑटोफेगी क्या है, एक तरह का क्लीनिंग प्रोसेस है, सेल अपने अंदर की सफाई कर रही है। इसलिए ऑटोफेगी को एक और टर्म देते हैं हम कहते हैं इसको, इट इज सेल कैनिबलिज्म, इट इज सेल कैनिबलिज्म। ओके, अब इस प्रोसेस को होने में, इस ऑटोफेगी के प्रोसेस को होने में वो कौन सी ऑर्गेनली है जो सेल को सपोर्ट करती है। सेल के अंदर आपको पता है बहुत सारी सेल ऑर्गेनली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनली होती हैं और सबके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो ऑटोफेगी में हेल्प करती है, तो उस ऑर्गेनली का नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, उन कंटेंट को डिस्ट्रॉय करने में या डिग्रेड करने में हेल्प करता है जो हमारी सेल के लिए क्या है, वेस्ट है, हार्मफुल है या फिर अनवांटेड है। कभी कभी ये जो लाइसोसोम होता है ये पूरी की पूरी सेल को डिस्ट्रॉय करने की भी कैपेसिटी रखता है, इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये पूरी की पूरी सेल को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, आप जानते हैं कि जो अगर ये आपका लाइसोसोम है तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं, लाइक प्रोटीज, लाइक लैपेज, एंडोन्यूक्लियस वगैरह। तो जैसे ही लाइसोसोम को ये पूरी की पूरी सेल डाइजेस्ट करनी होती है, डिग्रेड करनी होती है, तो लाइसोसोम बस्ट कर जाता है। और जैसे ही लाइसोसोम बस्ट करता है तो इसके अंदर का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो पूरी की पूरी सेल को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करें तो ऑटोफेगी जो होती है ये एसोसिएटेड होती है एट्रोफी से। जब मैंने आपको सेलुलर एडेप्टेशन समझाया था, सेलुलर एडेप्टेशन क्या था कि मान लीजिए अगर ये कोई सेल है, क्या है, ये कोई सेल है और इस सेल के ऊपर क्या आता है, कोई स्ट्रेस आता है, तो सेल क्या करती है, इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस लाती है। क्या लाती है, नेसेसरी चेंजेस लाती है। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है कि उस टिश्यू को जिसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है, उस टिश्यू को अपने अंदर नंबर ऑफ सेल्स को रिड्यूस करना पड़ता है। करना पड़ता है, नंबर ऑफ सेल्स को रिड्यूस करना पड़ता है। कभी कभी किसी टिश्यू के पास ऐसा स्ट्रेस आता है कि उस टिश्यू को अपने अंदर नंबर ऑफ सेल्स को डिक्रीज करना पड़ता है। तो उस नंबर ऑफ सेल्स को डिक्रीज करने के लिए वो जो टिश्यू है वो जो तरीका अपनाता है उस तरीके को हम बोलते हैं ऑटोफेगी। तो कभी कभी ऑटोफेगी एज अ मैकेनिज्म काम करती है, किसके लिए, एट्रोफी के लिए। बात समझ में आ गई। और एट्रोफी क्या होती है इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो एट्रोफी जिस मैकेनिज्म से होती है, एट्रोफी में क्या होता है, कोई भी जो टिश्यू होता है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो कोई टिश्यू क्या करता है, अपने अंदर नंबर ऑफ सेल्स को डिक्रीज करता है, और वो नंबर ऑफ सेल्स को जिस मैकेनिज्म से डिक्रीज करता है उस मैकेनिज्म का नाम है ऑटोफेगी। तो यहां मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि ऑटोफेगी हेल्प करता है किसमें, एट्रोफी में। ओके, हम
ये देखते हैं कुछ बुक्स में ऑटोफैगी को जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ कहा गया है। जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है वो समझिएगा। एक्चुअली क्या क्या होता है कि कभी कभी सेल्स में ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाती हैं कि पूरी सेल की डेथ करनी जरूरी हो जाती है। मान लीजिए कि किसी भी सेल में, पर्टिकुलर सेल में क्या हुआ, कोई वायरस आ गया, ये कोई पर्टिकुलर सेल थी और इसके अंदर कोई ये वायरस आ गया। अब ये वायरस क्या कर सकता है, आसपास उसकी और सेल्स को भी डैमेज कर सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि हम इस पूरी की पूरी सेल की क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, इस पूरी की पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर दें ताकि आसपास की बाकी की सेल इन्फेक्टेड ना हो। तो इसको हम ऑटोफैगी की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये क्या था, ये एक जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ थी। ठीक है, हमने अपने अंदर के ऐसे मैकेनिज्म को ट्रिगर कर दिया जिससे इस सेल की क्या होगी, डेथ हो गई। तो ऑटोफैगी की हेल्प से हम कभी कभी कंप्लीट सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन सेल्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो हमारे लिए इन फ्यूचर हार्मफुल हो सकती है। तो लाइसोसोम, ठीक है, इसमें भी लाइसोसोम ही हेल्प करता है। सेम प्रोसेस रहता है कि लाइसोसोम बस्ट कर जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पूरी की पूरी सेल को डिग्रेड कर देते हैं। तो ऑटोफैगी को कभी कभी हम जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ भी कंसीडर करते हैं। उसका एक और रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे, ऑटोफैगी का जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। मोर देन अ डजन एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑटोफैगी में, और उन जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। मोर देन अ डजन जीन्स इन्वॉल्व होते हैं ऑटोफैगी में, और उन जीन्स को हम बोलते हैं एटीजी जीन्स, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑटोफैगी में। अब आपको ऑटोफैगी कब देखने को मिलती है या फिर कहां देखने को मिलती है वो आप देखिएगा। तो ऑटोफैगी हमको देखने को मिलती है जब सेल ओल्ड हो जाए, जब सेल ओल्ड हो जाती है तो देखने को मिलती है, या फिर सेल के अंदर वेस्ट का जो एक्यूमुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है तब देखने को मिलती है, या फिर सेल के अंदर मालन्यूट्रिशन है। मालन्यूट्रिशन मतलब फूड नहीं मिल रहा है सेल को प्रॉपर्ली। अब जब फूड नहीं मिल रहा है सेल को प्रॉपर्ली तो क्या करेगी, सेल अपने अंदर के कंटेंट को ही खाना स्टार्ट कर देगी और उस कंटेंट से ही एटीपी जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। सेल के अंदर जो भी प्रोटीन्स होंगी, फैट होगा, उन सबको ईट करेगी और उनसे अपना एटीपी जनरेट करेगी, क्योंकि ओवरऑल सेल को जिंदा रहने के लिए एटीपी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। आपको ऑटोफैगी कैंसर के सेल में कैंसर सेल को में देखने को मिलेगी, क्योंकि कैंसर सेल को हम क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहती है हमारी सेल एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि वो आगे स्प्रेड ना हो। कुछ न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में भी हमको ऑटोफैगी देखने को मिलती है, जैसे अल्जाइमर डिसीज और पार्किंसन डिसीज। ओके, इसमें भी क्या होती है, सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है कुछ न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर में। ठीक है, लाइक अल्जाइमर्स एंड पार्किंसन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वो चीफ स्टिमुलेटर्स और इनहिबिटर्स जो ऑटोफैगी को स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी सेल को स्टिमुलेट करते हैं वो ऑटोफैगी करे, या इनहिबिट करते हैं कि वो ऑटोफैगी ना करे। उस पर हम एक बार ध्यान देते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटोफैगी में। ठीक है, मान लीजिए किसी सेल के अंदर न्यूट्रिशन कम है, या उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर कम है, या फिर उसके अंदर AKT ऑन्कोजीन कम है, या फिर उसके अंदर एम्प्टोर मॉलिक्यूल कम है। ये वो सारी कंडीशन है जो सेल को स्टिमुलेट करेंगी ऑटोफैगी करने के लिए। यहां मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, कौन स्टिमुलेट करेगा एंड कौन भड़काएगा कि ऑटोफैगी करो, और कौन प्रिवेंट करेगा, कौन रोकेगा। मैं स्टिमुलेटर से स्टार्ट कर रहा हूं, किससे, स्टिमुलेटर से, यानी कौन सी वो चीजें हैं जो स्टिमुलेट करती हैं सेल को ऑटोफैगी करने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपके अंदर न्यूट्रिशन कम है, सेल के अंदर न्यूट्रिशन कम है, तो क्या करेगी सेल को तो एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो सेल अपने अंदर के कंटेंट को ही खाना स्टार्ट कर देगी। तो सेल के अंदर अगर न्यूट्रिशन की कमी है, ग्रोथ फैक्टर्स की कमी है, AKT ऑन्कोजीन की कमी है, या फिर एम्प्टोर मॉलिक्यूल की कमी है, तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो उन जीन्स को एक्टिवेट कर देती हैं या उन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देती हैं जो आगे चल के क्या करवाएंगे, ऑटोफैगी करवाएंगे। तो ये तो हमने बात की थी स्टिमुलेटर्स की। अब हम बात करेंगे इनहिबिटर्स की, यानी वो चीजें जो सेल को रोकती हैं कि आप ऑटोफैगी मत करिए। वो है न्यूट्रिशन। अगर आपके पास अच्छा खासा न्यूट्रिशन है, अगर आपके पास अच्छा खासा खाना पीना है, तो आप क्यों अपने अंदर की चीजों को खाएंगे, क्यों आप सेल्फ ईटिंग करोगे जब आपको बाहर से खाना मिल ही रहा है। तो ठीक है, तो अगर आपके अंदर न्यूट्रिशन अच्छा खासा है, ग्रोथ फैक्टर अच्छे खासे हैं, AKT जीन्स भी अच्छे खासे हैं, और एम्प्टोर मॉलिक्यूल भी आपके पास अच्छी अमाउंट में है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी उन जीन्स को और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को जो ऑटोफैगी कराते हैं। तो फिर आपकी ऑटोफैगी नहीं होगी। यहां जो मैं एम्प्टोर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, एम्प्टोर का मतलब होता है मेमेलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। ओके, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोफैगी पे कि कितने तरह की ऑटोफैगी होती हैं। तो बेसिकली 3 तरह की ऑटोफैगी होती हैं। वन इज मैक्रो ऑटोफैगी, सेकंड इज मैक्रो ऑटोफैगी, एंड थर्ड इज चैपरॉन मेडिएटेड ऑटोफैगी। देखो, जितनी भी ये ऑटोफैगी हैं, इन सबका मैकेनिज्म किसने दिया था, एक जापानीज साइंटिस्ट हैं योशिनोरी ओसुमी। ठीक है, इन्होंने 2016 में
मैकेनिज्म दिया था ऑटोफैगी का, और इनको इसके लिए नोबेल अवार्ड भी मिला था। अब ये जो हमने टाइप्स डिसाइड किए हैं ऑटोफैगी के, किस बेसिस पे डिसाइड किए हैं, क्या बेसिस है इनका? जो हमने 3 टाइप्स ऑफ ऑटोफैगी बनाई है, वन इज मैक्रो, माइक्रो एंड चैपरॉन मेडिएटेड ऑटोफैगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लीजिए लाइसोसोम है, ये क्या है? लाइसोसोम है। यही चीज सबको डिस्ट्रॉय करेगा, जो भी अनवांटेड या फिर अनडिजायर्ड या फिर वेस्ट या हार्मफुल प्रोडक्ट है, उसको सेल के अंदर कौन खत्म करेगा? मान लीजिए ये पूरी की पूरी सेल है, ठीक है, ये पूरी की पूरी सेल है, तो इस सेल के अंदर कौन है? लाइसोसोम ही तो है जो चीजों को डिस्ट्रॉय करने वाला है या ऑटोफैगी करने वाला है। अब इस लाइसोसोम के सामने उन चीजों को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? जिस भी मटेरियल का, यानी कि ये मान लीजिए वो मटेरियल है, ये मान लीजिए वो मटेरियल है जिसका क्या होना है? ऑटोफैगी होनी है या फिर डिग्रेडेशन होना है। तो इस मटेरियल को इस लाइसोसोम के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो आप? इसके बेसिस पे ऑटोफैगी 3 तरह से डिसाइड की गई है। वन इज मैक्रो ऑटोफैगी। मैक्रो ऑटोफैगी क्या है कि अगर ये मटेरियल को, अगर इस मटेरियल को आप डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में पैक करके, यानी बिल्कुल पैकिंग करके खाना ले जाते हो, जैसे स्विगी होती है ना, पैकिंग करके डिलीवर करती है आपको खाने के लिए, तो वैसे ही जिस चीज का डिग्रेडेशन होना है, जिस चीज की ऑटोफैगी होनी है, अगर आप उसको एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में बना के, बंद करके लाइसोसोम के पास भेजते हो खाने के लिए, तो हम इसको बोलते हैं मैक्रो ऑटोफैगी। क्या बोलते हैं? मैक्रो ऑटोफैगी। और जब आप जिस चीज की ऑटोफैगी होनी है उसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से कवर कर देते हो, तो हम इसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोफैगोसोम। तो अगर आप ऑटोफैगोसोम बना के उस मटेरियल को भेजते हो लाइसोसोम के पास, तो इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो ऑटोफैगी बोलते हैं। दूसरा है माइक्रो ऑटोफैगी। माइक्रो ऑटोफैगी में क्या होती है कि मान लीजिए ये चीज है, इस चीज का क्या होना है? डिग्रेडेशन होना है। तो जो लाइसोसोम है वो खुद आके अगर इस चीज को इंजेस्ट करेगा, खुद आके इस चीज को क्या करेगा? इंजेस्ट करेगा, तो हम इसको बोलेंगे मैक्रो ऑटोफैगी। दोनों में अंतर समझ में आया? मैक्रो ऑटोफैगी क्या थी? बाकायदा पैकिंग करके अगर आपके पास खाने के लिए भेजा जा रहा है, लाइसोसोम के पास खाने के लिए भेजा जा रहा है, तो इट इज मैक्रो ऑटोफैगी। लाइसोसोम खुद जाके सेल्फ सर्विस होता है ना, कुछ रेस्टोरेंट में होती है सेल्फ सर्विस, खुद जाके उठा के लाओ। तो अगर लाइसोसोम खुद जाके उस चीज को क्या कर रहा है? एंडोसाइटोसिस कर रहा है, उस चीज की क्या कर रहा है? एंडोसाइटोसिस कर रहा है, एंगल्फ कर रहा है उस चीज को, जिस भी चीज की ऑटोफैगी होनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑटोफैगी। एक तीसरा तरीका और है जिसको बोलते हैं चैपरॉन मेडिएटेड ऑटोफैगी। अभी आप इसको ऐसे समझिए कि ये वेटर सर्विस है, यानी कोई एक वेटर है, वेटर का नाम है चैपरॉन। वो क्या करेगा? इस सब्सटेंस को जिसकी ऑटोफैगी होनी है, इसको लेके जाएगा किसके पास? लाइसोसोम के पास। तो इसको बोलेंगे चैपरॉन मेडिएटेड ऑटोफैगी। चैपरॉन वो प्रोटीन्स है, वो वेटर्स हैं जो भी डिग्रेडेड मटेरियल है जिसकी ऑटोफैगी होनी है उसको लेके जाएंगे लाइसोसोम के पास। तो तीनों में अभी बेसिक मैकेनिज्म क्लियर हो गया आपको। डिटेल में अभी बात करेंगे। मैक्रो ऑटोफैगी बाकायदा पैकिंग करके जाएंगे, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में पैक करके ले जाएंगे लाइसोसोम के पास। मैक्रो ऑटोफैगी सेल्फ सर्विस है, लाइसोसोम खुद आएगा, उस चीज को एंडोसाइटोसिस करेगा, डिग्रेड कर देगा। चैपरॉन मेडिएटेड ऑटोफैगी, कुछ वेटर्स हैं जिनको हम चैपरॉन्स बोलते हैं, वो जो जिस भी सब्सटेंस की ऑटोफैगी होनी है उसको कैरी करके ले जाएंगे लाइसोसोम के पास, किसको क्या कर दो? डिग्रेड कर दो। फोर्थ यहाँ जो मैंने मेंशन किया है वो है माइटोफैगी। माइटोफैगी एक्चुअली मैक्रो ऑटोफैगी का एक पार्ट है, एक सब टाइप है, जिसमें सिर्फ किसको खाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी अगर ऐसी मैक्रो ऑटोफैगी हो रही है जिसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को खाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइटोफैगी बोलेंगे। ठीक है। अब जो ये तीनों प्रोसेस थे, मैक्रो, माइक्रो और चैपरॉन मेडिएटेड ऑटोफैगी, इनके मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मैक्रो ऑटोफैगी से। तो मैक्रो ऑटोफैगी मैंने बताया था इस तरह की ऑटोफैगी जिसमें जिस भी सब्सटेंस की ऑटोफैगी होनी है उसको हम क्या करेंगे? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? कवर करेंगे, है ना। और उस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ऑटोफैगोसोम बोलेंगे। बताया था ना अभी आपको कि जिस चीज को भी ट्रांसपोर्ट करना है उसको हम क्या करेंगे? इस डबल मेम्ब्रेन से क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। और फिर जब ये सब्सटेंस डबल मेम्ब्रेन से कवर हो जाएगा तो इसको लाइसोसोम के पास भेज देंगे और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम ऑटोफैगोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोफैगोसोम। तो ठीक है, ये क्या है? मैक्रो ऑटोफैगी। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए वो सारा कंटेंट था, ये वो कंटेंट है जिसकी ऑटोफैगी होनी है। तो बेसिकली क्या होता है, इस कंटेंट के पास एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एक डबल मेम्ब्रेन प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और इस प्लेट को हम बोलते हैं फैगोपोर। क्या बोलते हैं? फैगोपोर। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, फैगोपोर। ठीक है। तो ये मान लीजिए वो कंटेंट था, ये वो कंटेंट था जिसकी क्या होनी थी?
ऑटोफैगी होनी थी, इस कंटेंट की ऑटोफैगी होनी थी। तो जो भी कंटेंट की ऑटोफैगी होनी है उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास एक क्या बनती है, डबल मेम्ब्रेन्ड प्लेट बनती है, डबल मेम्ब्रेन प्लेट बनती है। उस प्लेट को हम बोलते हैं फैगोफोर। अब क्या होता है, इस प्लेट के अंदर एलोंगेशन होता है। ये प्लेट क्या करती है, जो भी जिस भी सब्सटेंस की ऑटोफैगी होनी है उसको पूरी तरीके से क्या करती है, कवर करने की कोशिश करती है। यानी उसमें होता है एलोंगेशन। क्या होता है, एलोंगेशन। और एलोंगेशन कंप्लीट होते होते क्या बन जाती है, ये जो प्लेट थी ये एकदम क्या बन जाती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड पैकिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये इलोंगेट हुई इस तरीके से, है ना, और कंप्लीटली एक एनक्लोजिंग हो गई, कवरिंग हो गई, कंप्लीटली कवर कर लिया। जो भी सब्सटेंस की ऑटोफैगी होनी थी उसको कंप्लीटली कवर कर लिया। तो अब हम इसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोफैगोसोम। जब इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया जाएगा तो कवर करके अब इसको किसके पास भेजा जाएगा, लाइसोसोम के साथ। और लाइसोसोम के साथ इसकी क्या हो जाएगी, फ्यूजिंग हो जाएगी। जब ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर जाती है तब हम इसको बोलते हैं ऑटोफैगोलाइसोसोम। क्या बोलते हैं, ऑटोफैगोलाइसोसोम। तो इसको एक बार क्या कर लेगा, लाइसोसोम क्या कर लेगा, अपने साथ ज्वाइन कर लेगा, लाइसोसोम के साथ ही जाके फ्यूज हो जाएगा। और फिर लाइसोसोम क्या कर देगा, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से इसका कर देगा, डिग्रेडेशन कर देगा। बात समझ भाई। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज मार्क करने लायक क्या थी कि फैगोफोर का फॉर्मेशन होता है। जो भी जिस भी सब्सटेंस की ऑटोफैगी होनी है उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं फैगोफोर। जब ये फैगोफोर इलोंगेट करती है तो एक डबल मेम्ब्रेन सैक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोफैगोसोम बोलते हैं। और ये कंबाइन करता है लाइसोसोम के साथ, और लाइसोसोम क्या कर देता है, फिर इसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा और डिटेल में कंटिन्यू करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीट पीजी। देखो ये वो कंटेंट था जिसका क्या होना था, डिग्रेडेशन होना था। ठीक है, तो इसके पास में क्या बन रही थी, ये एक प्लेट फॉर्मेशन हो रहा था। इस प्लेट को हम क्या बोल रहे थे, फैगोफोर। तो इस प्लेट का फॉर्मेशन करता कौन है, तो एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं ULK1 कॉम्प्लेक्स। तो ये ULK1 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हेल्प करता है इस प्लेट को फॉर्मेशन में। यानी जिस कंटेंट का ऑटोफैगी होनी है उसके सराउंडिंग में जो ये फैगोफोर नाम की जो प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था, इस प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है, ULK1 कॉम्प्लेक्स करता है। अच्छा, प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इस प्लेट का क्या होगा, इलोंगेशन होगा। ये प्लेट आगे की तरफ क्या करेगी, बंद होना चाहेगी। तो इस प्लेट के जो एंक्लोजिंग में, इस इलोंगेशन में, इस प्लेट के इलोंगेशन में जो हेल्प करता है वो है बैकलिन 1। वो बैकलिन 1 क्या करता है, इस फैगोफोर के इलोंगेशन में हेल्प करता है। अच्छा, इसका इलोंगेशन हो रहा है। अब इसकी क्या होगी, फाइनल क्लोजिंग होगी। क्या होगी, फाइनल क्लोजिंग होगी। इसको कंप्लीटली क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। तो इसकी को कंप्लीटली क्लोज करने में जो हेल्प करता है वो है LC3 प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं लाइट चेन 3 प्रोटीन। क्या बोलते हैं, लाइट चेन 3 प्रोटीन जो होती है वो हेल्प करती है किसमें, एनक्लोजिंग में, इस प्लेट की एनक्लोजिंग में। जब ये प्लेट एनक्लोज हो जाती है, एक कंप्लीटली डबल मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जो इस अंदर के मटेरियल को क्या कर लेता है, जिस भी मटेरियल की ऑटोफैगी होनी है इसको एनक्लोज कर लेता है जब ये डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोलते हैं कि ऑटोफैगोसोम का फॉर्मेशन हुआ है या ऑटोफैजिक वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो नीट पीजी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो हम LC3 प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना, जिसको हम लाइट चेन 3 प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जो क्या करती है, इसकी एनक्लोजिंग में हेल्प करती है, फैगोफोर की एनक्लोजिंग की में हेल्प करती है। इसको मार्कर ऑफ ऑटोफैगी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्कर ऑफ ऑटोफैगी। अगर आपको सेल के अंदर LC3 प्रोटीन देखने को मिल रही है, मतलब क्या हो रहा है, सेल के अंदर क्या हो रही है, ऑटोफैगी हो रही है। ठीक है, तो एक बार अगर इस ऑटोफैगोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है तो आपको पता है क्या होता है, ये ऑटोफैगोसोम जो होता है इसको किसके पास भेजा जाता है, लाइसोसोम के साथ। ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज करके क्या कर देता है, उसके अंदर के मटेरियल को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल आता है कि सेल के अंदर ऑटोफैगी होगी या नहीं होगी, इसको कौन डिसाइड करता है। ठीक है, जो पूरा ऊपर का जो मैकेनिज्म चला है, ऊपर जो भी ऑटोफैगी का मैकेनिज्म चला है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसको डिसाइड करने वाला जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं एम्प्टोर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, एम्प्टोर मॉलिक्यूल। तो एम्प्टोर मॉलिक्यूल किसको देखता है, एम्प्टोर मॉलिक्यूल देखता है न्यूट्रिशन को। अगर आपकी सेल के अंदर न्यूट्रिशन है, अगर आपकी सेल के अंदर न्यूट्रिशन है तो ऑटोफैगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर आपके सेल के अंदर अबंडेंट न्यूट्रिशन है तो ये जो एम्प्टोर मॉलिक्यूल्स होंगे ये भी ज्यादा होंगे। यानी अगर न्यूट्रिशन ज्यादा होगा तो एम्प्टोर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और जब एम्प्टोर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ये एम्प्टोर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस ULK1 कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देते हैं। अब जब ये ULK1 कॉम्प्लेक्स ही इनहिबिट हो जाएगा तो इस फैगोफोर का फॉर्मेशन ही नहीं होगा और आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा, कोई भी ऑटोफैगोसोम नहीं बनेगा, कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी सेल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है तो आपके अंदर एम्प्टोर मॉलिक्यूल की भी कमी होगी। यानी कि एम्प्टोर मॉलिक्यूल की कमी होगी तो ULK कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और आपके अंदर क्या होगी, ऑटोफैगी होगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ आ रही है। तो यहां से अगर हम रिलेशन देखें तो एम्प्टोर मॉलिक्यूल का जो रिलेशन होता है ऑटोफैगी के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे,
अगर न्यूट्रिशन ज्यादा है तो एम्प्टोर मॉलिक्यूल ज्यादा है, न्यूट्रिशन ज्यादा तो एम्प्टोर मॉलिक्यूल ज्यादा, और एम्प्टोर मॉलिक्यूल ज्यादा तो नो ऑटोफैगी, यानी ऑटोफैगी कम। और वहीं उल्टी बात करें, इसको उल्टी बात करें कि अगर एम्प्टोर मॉलिक्यूल कम है यानी न्यूट्रिशन कम है, न्यूट्रिशन कम है तो एम्प्टोर मॉलिक्यूल कम है, और एम्प्टोर मॉलिक्यूल कम है तो क्या होगा, ऑटोफैगी ज्यादा होगी। दिस इज इनवर्सली रिलेशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात की थी किसके बारे में, मैक्रो ऑटोफैगी के बारे में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑटोफैगी। माइक्रो ऑटोफैगी जो है वो बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, वो सिंपल मेथड है। उसमें सिंपली क्या होता है एंडोसाइटोसिस होती है। जिस भी चीज की क्या होनी है, जिस भी चीज की ऑटोफैगी होनी है उसके पास लाइसोसोम जाता है। ठीक है, एक कॉन्केविटी बनाता है और कॉन्केविटी बना के उस चीज को एंगल्फ कर लेता है और उस कॉन्केविटी को फिल कर लेता है और उस चीज का क्या कर देता है, डिग्रेडेशन कर देता है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट प्रोसेस होता है, सिंपल एंडोसाइटोसिस होती है। क्या होती है माइक्रो ऑटोफैगी में, क्या होती है सिंपल एंडोसाइटोसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इज चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफैगी। चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफैगी क्या है, देखो मान लीजिए कि ये कोई सेल है ना, और ये लाइसोसोम है जिसको चीजें डिग्रेड करनी है। ठीक है, और ये मान लीजिए वो सब्सटेंस है जिसकी ऑटोफैगी होनी है, और मान लीजिए यहां जो ऑटोफैगी होनी है वो मिसफोल्डेड प्रोटीन की ऑटोफैगी होनी है। किसकी, मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं, क्योंकि आपको पता है जीन का काम क्या होता है, एमआरएनए बनाना, और एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली ये एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में होनी चाहिए। इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो या फिर क्वाटरनरी हो। यानी जब ये अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहेंगी, प्रॉपर फोल्डिंग में रहेंगी, तभी ये क्या करेंगी, फंक्शनल होंगी। लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो मिसफोल्डेड हो जाती हैं। क्या हो जाती है, मिसफोल्डेड हो जाती हैं। तो ऐसी मिसफोल्डेड प्रोटीन को करेक्शन करने का काम, इनको करेक्ट करने का जो काम होता है वो चैपरॉन प्रोटीन्स का काम होता है। किसका, चैपरॉन्स का काम होता है। तो चैपरॉन्स क्या करती हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को क्या करती हैं, करेक्ट करती हैं, उनको उनकी सही कॉन्फ़िगरेशन में लाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोटीन इतनी ज्यादा नॉटी होती हैं कि वो इन चैपरॉन प्रोटीन की बात ही नहीं मानती, वो मिसफोल्डेड ही रहना चाहती हैं, वो सुधरना ही नहीं चाहती। तो ऐसी प्रोटीन्स को कहते हैं, ऐसी प्रोटीन का फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रोटीन को अगर आप सेल के अंदर एक्यूमुलेट करोगे तो वो सेल के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो चैपरॉन प्रोटीन क्या करती हैं, चैपरॉन प्रोटीन का एक एग्जांपल है जैसे जिसका नाम है हीट एंड शॉक प्रोटीन। तो चैपरॉन प्रोटीन क्या करती है, बेसिकली उस मिसफोल्डेड प्रोटीन से जाके बाइंड होती हैं और उसको लेके जाती हैं। यानी कि ये चैपरॉन प्रोटीन थी, ठीक है, एज अ वेटर। ये क्या करती थी, इन्होंने कहा इस मिसफोल्डेड प्रोटीन से, इस वाली मिसफोल्डेड प्रोटीन से कि देखो तुम सुधर जाओ, ठीक है, प्रॉपर फोल्डिंग में आ जाओ। इसने कहा मैं नहीं सुधरूंगी। तो इसने क्या किया, चैपरॉन प्रोटीन ने क्या किया, इसको अपने साथ लेके गई किसके पास, लाइसोसोम के पास। ठीक है, लाइसोसोम के पास, और इसको लाइसोसोम को दे दिया और लाइसोसोम से इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन करवा दिया कि अगर आप सुधरोगे नहीं तो आपका डिग्रेडेशन होगा। अब होता क्या है कि चैपरॉन प्रोटीन क्या करती हैं, इस मिसफोल्डेड प्रोटीन को अपने साथ बाइंड करके किसके पास ले जाती हैं, लाइसोसोम के पास। और लाइसोसोम के का जो मेम्ब्रेन होती है उस पर एक गेट होता है, उसमें एक तरह का गेट होता है। उस गेट को बोलते हैं हम लैम्प 2A, या फिर हम उसको बोलते हैं लाइसोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये चैपरॉन प्रोटीन क्या करती हैं, इस गेट को खुलवाती हैं, और इस गेट को खुलवा के क्या करती हैं, इस मिसफोल्डेड प्रोटीन की इसमें क्या करवा देती हैं, एंट्री करवा देती हैं। और जैसे ही मिसफोल्डेड प्रोटीन इसके अंदर एंट्री करती है, लाइसोसोम के अंदर एंट्री करती है, इसका क्या कर दिया जाता है, डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। ओके, तो दिस वाज चैपरॉन मीडिएटेड ऑटोफैगी ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट के बारे में, माइटोफैगी। माइटोफैगी मैंने आपको बताया था ये कोई टाइप ऑफ ऑटोफैगी नहीं है, ये मैक्रो ऑटोफैगी का ही टाइप है। मैक्रो ऑटोफैगी आपको याद है, जहां प्रॉपर पैकेजिंग करके लाइसोसोम के सामने सर्व किया जाता था, जिसमें ऑटोफैगोसोम का फॉर्मेशन होता था। तो ऐसी मैक्रो ऑटोफैगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को खाया जाएगा, उसको हम माइटोफैगी बोलते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया मैक्रो ऑटोफैगी और माइटोफैगी के लिए। मैक्रो ऑटोफैगी में तो कुछ भी खा सकते हो, माइटोफैगी मतलब ऐसी मैक्रो ऑटोफैगी जिसमें आपको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को खाना। अब सेल के अंदर तो दोनों ही तरह के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, ओल्ड और डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। तो कैसे पहचानेगी लाइसोसोम, कैसे पहचानेगा कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है या न्यू माइटोकॉन्ड्रिया है? तो जो ओल्ड या डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है पिंक मॉलिक्यूल और एक होता है पार्किन मॉलिक्यूल।
तो पिंक और पार्किन मॉलिक्यूल की हेल्प से लाइसोसोम जो होता है वो इनको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि इसको खाना है, इसको नहीं खाना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑटोफेगी। ये आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो नीट पीजी के मतलब का है। नीट पीजी में अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मार्कर ऑफ ऑटोफेगी, मार्कर ऑफ ऑटोफेगी, तो दिस इज LC3 प्रोटीन, लाइट चेन 3। कोई पूछे कि मोस्ट इंपोर्टेंट जीन फॉर ऑटोफेगी, इट इज ATG1, इट इज ATG1। अब जो मैं बता रहा हूँ नीट पीजी वालों के लिए है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ओके अच्छा, अगर कोई पूछे कि डिसीज एसोसिएटेड विद दिस ATG जीन्स, तो कुछ डिसीज हैं जो इस ATG जीन से एसोसिएट होती हैं। अगर ATG5 जीन में म्यूटेशन है तो इससे रिस्क ऑफ TB होता है, ठीक है। अगर ATG16L जीन में म्यूटेशन है तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज होती है। सो ऑटोफेगी कंप्लीटेड। प्लीज गिव एनी रिव्यू इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।